बच्चों इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो हमसे पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बच्चों समझने के लिए हम एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं, है ना। एक हम केमिकल इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। इक्वेशन है हमारी बच्चों, रिएक्टेंट ए के हमने ए मोल लिया प्लस रिएक्टेंट बी के हमने स्मॉल बी मोल लिया। ये जो हम ए और बी छोटा लिख रहे हैं ये मोल है, नंबर ऑफ मोल्स है, और जो कैपिटल ए बी लिख रहे हैं ये क्या है, रिएक्टेंट है। और ये दोनों मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर जो है प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोलो, प्रोडक्ट, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ ए एंड बी जो स्मॉल है ये है नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स है बच्चों, और कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर दी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, आर दी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, इस केमिकल रिएक्शन में। अब बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, अब बच्चों हम इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, है ना। तो हम इसके लिए क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों, रेट लॉ एक्सप्रेशन। बच्चों क्या होती है रेट लॉ एक्सप्रेशन, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होती है बच्चों वो केवल रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। एक ए है तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, और इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स है बच्चों वो पावर में चल जाते हैं। तो रिएक्टेंट ए है तो ए का ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है बच्चों यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, मोलार कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं मोलार कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर ए, नंबर ऑफ मोल, प्लस की जगह बच्चों मल्टीप्लाई आ जाता है, तो ये मल्टीप्लाई आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू पावर बी। तो क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू पावर बी। अब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, जब भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन को बच्चों हम रेट कांस्टेंट इक्वेशन भी बोलते हैं, रेट कांस्टेंट इक्वेशन भी बोलते हैं, रेट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। चलिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बच्चों हम क्या लिखते हैं, माइनस डी एक्स बाई डी टी। क्या लिखते हैं बोलो, माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तिवारी सर यहाँ पर आपने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो ये सीधा सीधा रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, और बच्चों हमने पढ़ा है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो समय के साथ कम होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं माइनस, है ना, माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर ए बी की पावर बी। हमें क्या निकालना है तिवारी सर, हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम काय से डिनोट करते हैं, एन। जहां भी बच्चों एन लिखा हो उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर बच्चों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की पावर, इन पावर का टोटल यानी ए प्लस बी का टोटल, इनका टोटल एक आता है, तो हम ये बोलेंगे कि जो एन की वैल्यू होगी वो 1 होगी। कब, जबकि ए प्लस बी, इनकी जो पावर है ए प्लस बी, इनका टोटल 1 आता है, तो हम ये बोलेंगे, सॉरी 0 आता है, तो हम ये बोलेंगे वो हमारी रिएक्शन कहलाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर बच्चों इन दोनों पावर का टोटल ए प्लस बी का टोटल 1 आता है, तो उस रिएक्शन को बच्चों हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर इनका टोटल 2 आता है बच्चों तो वी विल से इट एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर इनका टोटल 3 आता है तो वी विल से एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बच्चों ये हमारे समझ में आ गया। अब हम इसके हिसाब से हम इसकी क्या लिखते हैं, हम इसकी लिखते हैं डेफिनेशन, है ना। बहुत मज़ेदार, एक बार में आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। देखिए क्या होता है, सुनिए क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ द पावर्स, बच्चों पावर्स को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं। द सम ऑफ द, ये कौन सी इक्वेशन है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी इक्वेशन है तो आप बोलोगे तिवारी सर ये जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो हम बोलेंगे द सम ऑफ द पावर्स, देखो पावर्स है, पावर्स का ही टोटल है किसका,
ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये जो बॉक्स होता है इसको हम मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। द सम ऑफ द पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कहां पर भाई, कहां पर, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं द सम ऑफ द पावर्स, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, किसका, ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ऑफ रिएक्टेंट बोलो बच्चों, ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कहां पर भाई, कौन सी इक्वेशन में बताओ, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन में इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों फ्रैक्शन में भी हो सकती है, हम उसे फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जीरो भी हो सकती है, 0 1 भी, फर्स्ट सेकंड। तो कोई अगर आपसे पूछे बच्चों व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो द सम ऑफ द पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नोट कर लीजिए, पॉज करिए और बच्चों इसे नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर? चलिए अब बच्चों अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी ऑफ सेवरल टाइप्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों कई तरह की हो सकती है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों कि व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज, देखिए हमें दो के ही बारे में हमारे पेपर में है क्लियर, जीरो एंड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड हमें नहीं पढ़ना, एग्जाम्पल्स में भी देयर। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, भाई क्या होती है भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों हम ये बोलते हैं कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की मोलर कंसंट्रेशन की पावर का टोटल जीरो होता है, कह सकते हैं, या वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, पहले एग्जांपल बताऊंगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों ये है अमोनिया, है ना, आपने सुना होगा NH3। बच्चों अमोनिया को जब हम प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये अमोनिया डिसोसिएट होता है, टूटता है और ये बनाता है नाइट्रोजन N2 + 3H2। ये अमोनिया है, सबको मालूम है, दिस इज अमोनिया, ये सबको मालूम है नाइट्रोजन, और ये सबको मालूम है हाइड्रोजन। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम व्हेन अमोनिया इज हीटेड इट विल गेट डिसोसिएट, अमोनिया गैस इज हीटेड इट विल गेट डिसोसिएट टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब अगर हम इसके लिए बच्चों रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, भाई ये तो हमें याद है कि तिवारी सर आपने बताया था कि जब भी किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हो तो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। चलिए लिखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्या होगा, माइनस, चलिए पहले तो हम फर्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए लिखते हैं, हमने लिखा ROR मतलब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू पावर क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए रेज टू पावर 2। यही तो तिवारी सर आपने बताया था कि जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं उसके जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी पावर में चढ़ जाते हैं, और ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सेकेंड ऑर्डर। लेकिन बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये प्रैक्टिकल डाटा है, प्रैक्टिकल डेटा है, थ्योरेटिकल नहीं है कि जो दिखता है वो होता है, ये प्रैक्टिकल डेटा है। तो जब इस रिएक्शन का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अमोनिया के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। आप अमोनिया के मोल ज़्यादा ले लो या अमोनिया के मोल कम ले लो, टूटने की दर सेम होगी। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं जीरो, या क्या लिख सकते हैं -dx/dt। माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है, समय के साथ रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती है, इज इक्वल टू के बच्चों एक कांस्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 0। के क्या है भाई, यहाँ पे प्रोपोर्शनल की जगह जो हमने के लगाया है हम लिख सकते हैं वेयर के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। बच्चों इस के को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर एन मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो आप बोलोगे तिवारी सर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगा। 0 होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे जीरो ऑर्डर
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल डिस्कस किया है, यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों अगर इसकी कोई डेफिनेशन पूछे तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं दैट केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन, होना तो यहाँ 2 चाहिए था, हो गया 0, क्योंकि ये प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया है। तो दैट केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ब्रैकेट यानी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, उस रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं दैट केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर बच्चों हम लिख सकते हैं दैट केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मतलब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है बच्चों डज नॉट डिपेंड नहीं करता। तो आप पेपर में इंडिपेंडेंट लिख दें तो भी सही है, डज नॉट डिपेंड लिख दें तो भी सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of reactant molecule is called zero order reaction। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखिए बच्चों ये जो रिएक्शन है थ्योरेटिकल स्टेप नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकली ये पाया गया कि जब अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है तो आप अमोनिया कम ले लें या ज़्यादा ले लें, इसके टूटने की रेट पे कोई अंतर नहीं आता। तो लिखना तो चाहिए था 2 और रिएक्शन में होना चाहिए थी सेकेंड ऑर्डर की, क्योंकि पावर का टोटल कितना आ रहा है 2 आ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया अगर डिपेंड नहीं करता तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया, यहाँ 0 लगा दिया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डेफिनेशन क्या है, दैट केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट यानी डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नोट कर लीजिए। बच्चों कई लोग ये पूछते हैं कि सर इसके अलावा अगर कोई रिएक्शन हो तो बताइए। देखिए इसके अलावा और भी इसके एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल 2HI, बच्चों का 2HI को हम गोल्ड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म H2 + I2। तो मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल पूछे, कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड टू गिव हाइड्रोजन एंड आयोडीन। इसकी यहाँ भी क्या होना चाहिए था, इसकी पावर 2 होगी, ये सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया गया कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया जो होता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वो HI पर डिपेंड नहीं करता। तो हम इसे क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसलिए बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, सबसे ईजी ये था, दैट्स व्हाई आई टोल्ड इट। नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों देखिए इनको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं अगले सेगमेंट में आपको इनके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, तो न्यूमेरिकल्स के लिए सारे फार्मूले सब कुछ ज़रूरी हैं। ठीक है, अगला है बच्चों रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। अगला आपका क्वेश्चन है कि डेराइव, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों हमारा क्वेश्चन ये है कि तिवारी सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिफाइन करो। चलो करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। आंसर, कंसीडर इक्वेशन ऑफ कौन से ऑर्डर की भाई, हम जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। एक आपका रिएक्टेंट ए है, ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब बच्चों अगर हम इस ऑर्डर को जीरो ऑर्डर मानते हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 0। भाई अभी तो मैंने आपको बताया कि जीरो ऑर्डर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम ये लिख सकते हैं माइनस dx/dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 लिख सकते हैं भाई। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम, वी कैन राइट इट। कोई भी बच्चों चीज़ जिसकी पावर 0 होती है इज टेकन एज यूनिटी, तो हम लिख सकते हैं माइनस
dx बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू 1, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हट गया। अब क्या बचा बच्चों, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। इनसे हम जो भी फार्मूले डिराइव करेंगे उसी पर बेस जो है न्यूमेरिकल्स हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस है बच्चों, इट्स पर्पस ओनली टू शो दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, ये बताता है, क्योंकि हम इसके लिए रिएक्टेंट के लिए लगाते हैं। ये कौन सी इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ये जो इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ, अगर कोई आपसे पूछे कि तिवारी सर ये कौन सी इक्वेशन है, तो तिवारी सर तो भाई ये बोलेंगे कि ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ROR प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 0। चलिए अब माइनस केवल ये बताता है कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम हो रही है, बाकी इसका फिल्म में कोई रोल, बताइए भाई, बाकी इसका फिल्म में कोई भी रोल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा dx बाई डी टी, एक्स से ये ध्यान रखिएगा, ये dx बाई डी टी इज इक्वल टू के, या क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू के इंटू डी टी, इक्वेशन नंबर 1 है ना। dt को हम इधर ले गए, तो dx इज इक्वल टू डी टी, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करें बच्चों, इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। बच्चों दोनों तरफ हम इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन dt। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि कांस्टेंट को, ये रेट कांस्टेंट है, अगर कोई पूछे भाई यहाँ पे k क्या है, तो हम बोलेंगे तिवारी सर यहाँ पर k जो है वो रेट कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हमेशा हम इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं। तो बच्चों ये जो dx होगा, dx का इंटीग्रेशन होगा x, है ना, कांस्टेंट है k। अब आपको मालूम है dt का इंटीग्रेशन होगा kt, और जब आपने पढ़ा होगा कि जब कोई कांस्टेंट होता है बच्चों, तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर कोई आपसे बोले भाई कि c क्या है, तो हम बोलेंगे तिवारी सर c विल बी द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए इक्वेशन 2 में बच्चों अगर मैं आपसे बोलूँ कि t बराबर 0 होगा, इक्वेशन 2 में यदि मैं आपसे बोलूं कि t बराबर 0 होगा, तो क्या बोलोगे कि तिवारी सर t मतलब टाइम, भाई t मतलब t किसको डिनोट करता है, t डिनोट करता है टाइम को, टाइम बराबर 0 है। देन x क्या होगा बच्चों, डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट, डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट भी अपना कितना होगा 0। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इक्वेशन नंबर 2 में अगर हमारा समय है, समय 0 होगा, तो बताओ क्या कोई समय डिसइंटीग्रेट होगा, क्या कोई सब्सटेंस टूटेगा। तो सीधी सी बात कि अगर टाइम 0 होगा बच्चों, तो कोई भी सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, t और x की वैल्यू को इक्वेशन t में रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t एंड x इन इक्वेशन 2, चलिए इक्वेशन 2 में रख देते हैं t और x की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इंटू टी इज इक्वल टू सी। तो बच्चों आप मुझे बता दो यहाँ c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ आ गई c की वैल्यू 0। अब इसके बाद की चीज़ हम यहाँ नीचे कर लेते हैं, c की वैल्यू 0 आ गई। अब c की वैल्यू को फिर से हम इक्वेशन 2 में रखें, है ना बच्चों, c की वैल्यू को चलिए फिर से इक्वेशन 2 में रखें। तो जब c की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसके नीचे करता हूँ, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू के टी प्लस 0, या x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के टी, या k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों x बाई टी। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको दिखे ना, k इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई टी। तो बच्चों ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ k क्या कहलाएगा, k कहलाएगा रेट कांस्टेंट, x क्या कहलाएगा, x कहलाएगा डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट, t क्या कहलाएगा, टाइम कहलाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। किसी ने अगर आपसे पूछा भाई ये बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की इक्वेशन क्या होगी, आप बोलोगे तिवारी सर k इज इक्वल टू एक्स बाई टी, ये आपको रटा होना चाहिए, k इज इक्वल टू एक्स बाई टी। कोई पूछेगा भाई k क्या है, तो आप बोलोगे तिवारी सर k रेट कांस्टेंट है, k क्या है, रेट कांस्टेंट है। x क्या है, आप बोलोगे डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट है। t क्या है, टाइम इन सेकेंड है। तो यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि फर्स्ट जीरो ऑर्डर इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली है, तो ये आपकी इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन हो जाएगी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, रेट लॉ नहीं, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x बाई टी। फिर से सुनिए क्वेश्चन, डेराइव इंटीग्रेटेड
रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर इक्वेशन। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करिए और इसको नोट करिए। चलिए बच्चों, इसका जो अगला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है ना। देखिए आपके पास वो आ गया, एक फार्मूला आ गया, k इज इक्वल टू एक्स बाई टी। किसके लिए? जीरो के लिए। k क्या है? रेट कांस्टेंट है। x क्या है? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। t क्या है? टाइम इन सेकंड है। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड। क्या होती है हाफ लाइफ पीरियड? है ना, आधी जिंदगी। अगर हिंदी में बात करें तो अर्ध आयु काल। डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड हम किसे कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड किसे कहते हैं? एंड डेराइव हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन, डेराइव हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन समझ लीजिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हाफ लाइफ पीरियड हम किसे कहते हैं? क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों, हम हाफ लाइफ पीरियड किसे कहते हैं और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की इक्वेशन को डेराइव करिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड की इक्वेशन को डेराइव करिए। देखो बच्चों, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? इसको हिंदी की लैंग्वेज में हम अर्ध आयु काल कहते हैं। अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड। ये क्या कहता है? दैट टाइम इंटरवल। चलिए मैं पहले लिख देता हूं, फिर आपको उसको समझाऊंगा। बच्चों अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये कहता है दैट टाइम इंटरवल इन विच इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज रिड्यूस टू हाफ। इनिशियल मतलब जो हमने शुरू में लिया था, इन विच इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज रिड्यूस टू हाफ, घटकर आधा हो जाता है, इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। उसे हम बच्चों हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। काहे से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई टी हाफ, टी की पावर 1/2, या हम इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। मतलब क्या हुआ? सपोज करिए बच्चों, मेरे हाथ में 1 ग्राम चने हैं, 1 ग्राम चने हैं। मैंने 1 मिनट में आधा ग्राम चना खा गया, बचा कितना? आधा। तो 1 मिनट जो टाइम लगा आधा करने में, उस 1 मिनट को हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए 1 किलो आटा मेरे पास था, मैंने 1 घंटे में 10 मिनट में आधा किलो आटे की रोटी बना दिया, तो आधा रिड्यूस हो गया, आधा हट गया, तो इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो होगा 1 मिनट। तो बच्चों क्या कहता है? दैट टाइम इंटरवल इन विच द इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज रिड्यूस टू हाफ। जो भी आपने शुरू में लिया है, अगर वो क्वांटिटी घटकर आधी हो जाती है उस टाइम में, तो हम उसे हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। चलो ये पहला वाला पार्ट की तो क्लियर हो गया कि भाई हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है। अब आपको इसकी डेरिवेशन करना है। तो देखिए दूसरा पार्ट बच्चों, अगर आपको याद हो तो फ्रॉम रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट यानी वही के वाली एक्सप्रेशन, फ्रॉम रेट कांस्टेंट इक्वेशन बोल दो या एक्सप्रेशन बोल दो, बात एक ही है। एक्सप्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर, अभी आपने कुछ देर पहले निकाला एक्सप्रेशन, क्या थी भाई एक्सप्रेशन बताइए तिवारी सर? k इज इक्वल टू एक्स बाई टी। के क्या था आपका? मालूम है सर, के हमारा रेट कांस्टेंट था। x क्या था आपका? x था डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट, जो चीज़ आपकी टूट रही है। x था आपका डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट। चलिए t क्या है भाई? t आपका है टाइम इन सेकेंड, सेकेंड के अंदर जो टाइम जाता है वो t है। ठीक, अब बच्चों मुझे बताइए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब चलिए इक्वेशन है, रेट कांस्टेंट की इक्वेशन है। अगर मैं t को ऊपर ले आऊँ तो क्या होगा? रेट कांस्टेंट नीचे आ जाएगा। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज t इज इक्वल टू एक्स बाई के। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं? ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 को बच्चों हम हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे कन्वर्टिंग इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? जो हमारी इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन को हम हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो तुम्हारा टाइम t है वो नॉर्मल टाइम है। ये जो तुम्हारा t है वो कौन सा टाइम है? यहाँ पे ये हमारा बच्चों
नॉर्मल टाइम है, आपको काय में कन्वर्ट करना, हाफ लाइफ पीरियड में। चलिए हाफ लाइफ पीरियड को क्या लिखते हैं बोलो, टी की पावर हाफ। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया हाफ लाइफ पीरियड में। अच्छा एक्स क्या है तुम्हारा बच्चों बोलो, डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट है जो टूटता है, डिसइंटीग्रेटेड बोलो, डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट है जो टूटता है। तो डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट घटकर कितना हो जाता है, आधा। तो हम क्या लिखेंगे, x/2। अब बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जब हम यहाँ पर x की वैल्यू लिखते हैं तो कायदे से हमें लिखना क्या चाहिए था, कायदे से हमें लिखना चाहिए था x/2, ये लिखना चाहिए था x/2। लेकिन हम क्या करते हैं बच्चों, x/2 न लिखकर हम ये लिखते हैं a/2। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं a/2। फिर से देखिए, t जो आपका नॉर्मल टाइम था वो हाफ लाइफ पीरियड में कन्वर्ट हो गया t हाफ, और जो x था जिसको हमने डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट बोला था वो रिड्यूस होकर क्या हो गया a/2। a/2 का मतलब होता है बच्चों रिड्यूस टू हाफ, घटकर आधा हो गया। अब t और x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख दें, तो t एंड x इन बोलो इक्वेशन 1। तो t की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा t की पावर 1/2, x की जगह पर क्या हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा k। फिर से देखिए, इस वाले t की जगह पे आ गया t हाफ, ये हो गया t हाफ, x की जगह पे क्या आ गया a/2। ये ध्यान रखिए, आधा होने का मतलब x/2 नहीं लिखते, हम a/2 लिखते हैं। तो ये होगा हमारा जो फार्मूला है बच्चों, हमारा फार्मूला क्या बन गया, t हाफ इज इक्वल टू a/2k। व्हाट इज दिस, दिस इज हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। कोई पूछे भाई ये कौन सी इक्वेशन है जो आपने निकाला है नंबर 2, तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो है हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन है, कौन से ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब बच्चों दो बातें बहुत साफ हो गई। कोई अगर आपसे पूछे कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, तो वो समय जिसमें किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो घटकर आधा हो जाता है। इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज रिड्यूस टू हाफ, इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड। फार्मूला k इज इक्वल टू x/t, t इज इक्वल टू x/k। टाइम अगर हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा, सब्सटेंस रिड्यूस टू हाफ। एक कन्फ्यूजन है सर x/2 होना चाहिए, लेकिन हम x को a/2 लिखते हैं। इसकी वैल्यू को यहाँ उठा के रख दिया, t हाफ इज इक्वल टू a/2k। तो आपको दो आपके फार्मूले आपको मिल गए। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की इक्वेशन क्या होगी, k इज इक्वल टू x/t। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड की इक्वेशन क्या होगी, तो t हाफ इज इक्वल टू a/2k। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो हमारा जो ऑर्डर है वो है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अगली इक्वेशन कौन सी है बच्चों हमारी, अगली जो हमारी इक्वेशन है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पेपर में पूछा गया है व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, इन्होंने इसके एग्जाम्पल भी पूछे। वही वाली चीज़, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर का टोटल 1 होगा, है ना, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो बच्चों हम इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिएगा मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। दैट रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें इन विच यानी जिसमें द सम ऑफ द पावर्स, द सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ मोलार कंसंट्रेशन, द सम ऑफ द पावर ऑफ मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की इज 1, एक होती है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए भाई एग्जांपल बताता हूँ। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अगर बच्चों हम अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करें, NH4NO3, है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। अगर बच्चों हम इसको हीट करें तो ये टूटता है, टूटने के बाद क्या बनाता है, N2O प्लस 2H2O, N2O प्लस 2H2O। N2O का नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है इसे हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तिवारी सर क्यों बोलेंगे बताओ, चलो भाई पूरा करते हैं। हम कौन सी इक्वेशन लिखते हैं, मालूम है सर, मत परेशान हो, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो क्या करते हैं भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन में, मालूम है सर, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO3 की पावर 1।
भाई देखो ये तो थ्योरेटिकल स्टेप नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, माइनस dx/dt इज इक्वल टू के NH4NO3। यहाँ पर अगर आप इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में देखें तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में अमोनियम नाइट्रेट रिएक्टेंट है, इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो यहाँ पर जो n है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हो जाएगा 1। सो देयरफॉर इट कैन बी कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर। n क्या है, n क्या है बच्चों, तिवारी सर n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी पावर का टोटल बच्चों 1 आता है, तो उसे हम कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, बोलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। चलिए पॉज करिएगा, नोट करिएगा बच्चों। हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे पेपर में आते हैं। ठीक है, 2 ही करना है, परेशान मत होइए, 0 और फर्स्ट, सेकंड थर्ड हमें नहीं पढ़ना। चलिए अगले हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डेराइव रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन या रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन से रिएक्शन के लिए बच्चों, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर कोई मुझसे पूछे कि तिवारी सर इसका फार्मूला बताओ, तो इसका फार्मूला होगा K इज इक्वल टू 2.303/T log 10 A/A-x। अब वो कैसे आता है वो देखिए, आता कैसे वो देखिए आंसर में डेराइव करना चालू कर रहा हूँ, डेरिवेशन भी कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं। कंसीडर अ केमिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हमने केमिकल इक्वेशन लिया जो फर्स्ट ऑर्डर की है, क्या है तिवारी सर, ए है और ये प्रोडक्ट बना रहा है। चलिए इसके लिए बच्चों हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। अगर हम इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, या रेट ऑफ इक्वेशन को क्या लिखते हैं, माइनस dx/dt, कांस्टेंट के लगाया, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, है ना। के क्या है बताओ, के क्या है, यहाँ पर के जो है वो रेट कांस्टेंट है। माइनस तो केवल ये बताता है समय के साथ रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती है। हम बच्चों इसको ये भी ले सकते हैं और माइनस हटा सकते हैं, dx/dt इज इक्वल टू के। सब्सटेंस जो ए होता है बच्चों, ये कुछ समय पश्चात, dt समय पश्चात ए नहीं बचता, ये टूटता है, ये डिकम्पोज होता है, तो हम ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a-x। अब देखिए ये भी सब्सटेंस से रिलेटेड है, ये टाइम से रिलेटेड है, तो टाइम से रिलेटेड चीज़ को एक तरफ कर ले और सब्सटेंस से रिलेटेड चीज़ को एक तरफ कर ले, तो हम ये लिखते हैं टेकिंग कंसंट्रेशन टर्म ऑन वन साइड, तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई a-x इज इक्वल टू k इंटू dt, है ना। x को एक तरफ कर लिया और dt को एक तरफ कर लिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन 1 को दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dx a-x, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं, k इंटीग्रेशन dt। बच्चों जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, देखिए dx के करस्पॉन्ड में थोड़ा मैथमेटिक्स का फंडा है, a-x को अगर हम सॉल्व करेंगे तो a-x जब नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस a-x, ठीक है। और इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा log टू दी बेस e। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों dx a-x को, तो हो जाएगा माइनस log टू दी बेस e a-x। ये तो आपको मालूम ही है kt, और जब कांस्टेंट कोई होता है तो वहाँ पे एक आ जाता है c। ये हो गया इक्वेशन 2। c क्या है भाई, यहाँ पे c है इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, है ना, रेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्या होता है बच्चों, इस फार्मूले में इफ, यदि हम माने इफ t मतलब आपका टाइम, ये हो गया 0, तो आपका जो डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट होगा x किसे बोलते हैं बच्चों, x हम इसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट। हमारा डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट भी कितना हो जाएगा बोलो, 0। अब हम क्या करेंगे, t और x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t and x इन
इक्वेशन 2, बोलो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ई ए, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 हो गई आपकी, यहाँ की वैल्यू 0 हो गई, तो केवल यही बचा, इज इक्वल टू के इंटू 0, है ना। चलो लिख लो, इसको लिख लो, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, क्या हुआ, a माइनस 0, एक्स की वैल्यू 0, इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, तो क्या हो गया बोलो, माइनस लॉग ई ए इज इक्वल टू के हट गया, इज इक्वल टू सी। अब बच्चों जो हमारी सी की वैल्यू हमें मिली है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सी की वैल्यू क्या मिली, आप बोलोगे तिवारी सर सी इज इक्वल टू माइनस लॉग ई है। इस सी की वैल्यू को हम फिर से इक्वेशन 2 में रख दें। जब इस सी की वैल्यू को हम फिर से इक्वेशन 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस लॉग ई ए, लॉग ई ए, ये वाला लॉग ई है इस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा बोलो, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ के टी इज इक्वल टू लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स। चलो भाई ये हो गया, है ना। अब के टी बराबर क्या हो जाएगा बोलो, के टी बराबर हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, आपने पढ़ा है लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका के टी इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग की बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हो गया। अब बच्चों आपने पढ़ा है कि अगर हम लॉग ई को, इधर देखिए, अगर हम लॉग ई को लॉग 10 में कन्वर्ट करें तो हमें उसमें 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303 इंटू लॉग 10। लॉग ई को अगर हम लॉग 10 में बदलेंगे बच्चों तो हमें 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमें काम करते हैं, इस इक्वेशन में लॉग ई को लॉग 10 में कन्वर्ट करें। चलिए भाई करते हैं लॉग ई को लॉग 10 में कन्वर्ट। बोलो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू, टी को इस तरफ ले आए, है ना। अच्छा लॉग ई को 10 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 10, ये हमने लॉग ई को लॉग 10 में बदल दिया, ये टी नीचे आ गया, ये टी नीचे आ गया अपॉन टी, तो ये हो गया 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो बच्चों ये जो हमारा फार्मूला आया है ये रेट कांस्टेंट की इक्वेशन हो गई। तो रेट कांस्टेंट की एक बार फिर से समझिए, ये वाला स्टेप समझिए, लॉग ई को हमने लॉग 10 में कन्वर्ट किया तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो गया, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन इंटू लॉग 10, और ये t नीचे चला गया। ये जो हमारा k है बच्चों ये क्या है बोलो, ये है रेट कांस्टेंट। तो यदि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, तो बच्चों हम ये बोलेंगे कि हमारी रेट कांस्टेंट इक्वेशन जो होगी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। अब बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड, है ना। ये हाफ लाइफ पीरियड के बताने के बाद ये हमारा पूरा फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों देखो मैंने हाफ लाइफ पीरियड तो आपको जीरो ऑर्डर में पढ़ा दिया था कि भाई क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड। कोई बच्चा मुझे बताएगा भाई, तिवारी सर मालूम है दैट टाइम इंटरवल इन विच द इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज रिड्यूस टू हाफ, उसे हम हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन तो सेम रहेगी, केवल आपका डेरिवेशन बदल जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, 100%। दो तरह से पेपर में आता है, डेराइव हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 100%। हाफ लाइफ, डेराइव हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डेराइव हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड की इक्वेशन को डेराइव करो, या तो ऐसे आता है, या बच्चों हमारे पेपर में ये पूछा जाता है प्रूव दैट। हमारे पेपर में बच्चों ये इस तरह से भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट, ये ज़्यादा आता है पेपर में, सेकेंड वाला, प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, हाँ बोलो, पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट समझते हो, डिपेंड नहीं करता, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पेपर में आया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। चलो भाई सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने अभी आपको पढ़ाया था बच्चों फ्रॉम रेट कांस्टेंट यानी कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। भाई अभी कुछ देर पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट इक्वेशन को डिराइव किया था। क्या किया था भाई मालूम है सर? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग की बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यही तो किया था, यही तो किया था, ठीक है। अच्छा देखो 10 लॉग की बेस है। अब हम क्या कर सकते हैं सुनिए, t को ऊपर ले जाए k नीचे आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, ये हो जाएगा log 10 a अपॉन a माइनस एक्स इक्वेशन 1। भाई ये फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट इक्वेशन है। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इक्वेशन 1 को हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो हम लिख सकते हैं कन्वर्टिंग इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, इनटू इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। तो क्या होगा बच्चों, ये जो तुम्हारा टाइम है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल टाइम, ये तुम्हारा नॉर्मल टाइम क्या हो जाएगा टी हाफ। और जो x है तुम्हारा जो डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट है, मैंने जीरो में भी बताया था होना तो चाहिए x/2, लेकिन तिवारी सर इसको x नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं a/2। चलो भाई ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं जी। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, बोलो t की वैल्यू का रख दो, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा, t की पावर हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू क्या आ जाएगा log 10 इंटू क्या आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा log 10, है ना, log 10 ये आ जाएगा a अपॉन a माइनस x की वैल्यू क्या रख दी है हमने a/2, x की वैल्यू क्या रख दी है a/2, तो x की वैल्यू हो जाएगी a/2। अब एलसीएम निकालने, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा टी हाफ 2.303 अपॉन k, है ना, इंटू ये हो जाएगा log 10 a अपॉन a/2। तो a से a क्या होगा बच्चों बताओ, a से a क्या होगा, a से a अपना कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। अगर a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा टी हाफ 2.303 अपॉन k, ये हो जाएगा log की बेस 10 यानी log 2। क्या हो जाएगा बच्चों, log 2 हो जाएगा। अब हम log 2 की वैल्यू को अगर देखें तो बच्चों log 2 की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? 0.3010 log 2 की वैल्यू होती है। चलिए हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू 0.3010, ये log 2 की वैल्यू होती है। और जब बच्चों हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये बिल्कुल रटा होता है लोगों को, क्योंकि उन्हें मालूम है भाई ये पेपर में तो क्वेश्चन आना ही है कि प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट या डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या हो गया, ये हो गया टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। बच्चों हमारे पेपर में न्यूमेरिकल आता है। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, जीरो ऑर्डर में आपने क्या देखा था कि टी हाफ इज इक्वल टू a/2k, देखो कंसंट्रेशन आया है, मात्रा आई है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में तो ना तो a आ रहा है ना तो x आ रहा है, सब्सटेंस से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं आ रही है। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट इज इक्वेशन 2, इट इज क्लियर दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर कहीं भी a नहीं है। मैं 1 केला लाया, हाफ लाइफ पीरियड बाद बचेगा आधा, 1 किलोग्राम आटा है, हाफ लाइफ पीरियड बाद बचेगा 50 मतलब हाफ किलोग्राम। तो हाफ लाइफ पीरियड अगर फर्स्ट ऑर्डर किए बच्चों तो इट विल नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो प्यारे बच्चों आज मैंने जो ये आपको 4 फार्मूले बताए, पहला जीरो ऑर्डर का k इज इक्वल टू x/t और टी हाफ इज इक्वल टू a/2k, दूसरे फर्स्ट ऑर्डर के 2 फार्मूले बताए, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स, और दूसरा ये बताया टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। तो किस तरह से इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पेपर में हमारे आ सकते हैं बच्चों, दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट सेगमेंट। पढ़ते रहिएगा। ओके, गुड बाय बच्चों।